हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो तक में हमने इसी जेई मेंस 2021 20 जुलाई शिफ्ट 1 फिजिक्स सॉल्यूशन पार्ट 1 ऑफ 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करे थे। नाउ इन दिस सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक मैनेज करने वाले हैं। So here we start with question number 11. This question is related to dual behavior of matter. इसमें dual behavior of matter बल्कि ये modern physics का न्यूक्लियस चैप्टर का है। तो न्यूक्लियस चैप्टर में एक टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई। तो स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। गिवन है न्यूक्लियस ऑफ मास m। जो क्वेश्चन में बताया गया है कि इसने गामा रे फोटोन को रिलीज़ किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और ऐसे सिचुएशन में ड्यूरिंग दिस डीके लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस विल बी, ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं। फर्स्ट इज एच न्यू, सेकेंड इज 0, थर्ड इज एच न्यू 1 माइनस एच न्यू बाई 2 कैपिटल एम सी स्क्वायर, एंड फोर्थ इज एच न्यू 1 प्लस एच न्यू अपॉन 2 एम सी स्क्वायर। आइए देखते हैं हमने कैसे कैसे सॉल्व करा। एनर्जी ऑफ गामा रे, ऑब्वियसली इनकी फ्रीक्वेंसी तो E इज इक्वल टू एच न्यू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है। फिर उसके बाद मोमेंटम ऑफ गामा रे जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से निकाला गया, दैट इज h बाई लैम्डा, फिर एच न्यू बाई सी। देयर आफ्टर हमें लीनियर मोमेंटम भी मिल चुके हैं। फिर बात आई टोटल मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। वाई? बिकॉज एनी टाइप ऑफ कोलिजन इन्वॉल्व्स momentum conservation principle. So here also we apply momentum conservation principle. तो इस हिसाब से before collision nuclei were in rest position, so 0. After collision दोनों momentum p gamma plus p nucleus. p nucleus मतलब momentum of decayed nuclei. तो दोनों momentum का magnitude same होगा, और तो फिर हमने p गामा h न्यू बाई सी हमने पहले से ही p गामा h न्यू बाई सी हमने लाया हुआ था। सो दैट इज इस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियाई की मोमेंटम h न्यू बाई सी हुई। अब चलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई की। दैट इज ऑफ कोर्स हाफ एम वी स्क्वायर। इसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m के हेल्प से हमने पी स्क्वायर बाई 2m में कन्वर्ट कर दिया। सिंस हम लोग न्यूक्लियाई के लिए यूज़ कर रहे थे तो मोमेंटम भी न्यूक्लियाई की ही आई यहाँ पे। देन न्यूक्लियाई की मोमेंटम हमने पहले से ही 2 न्यू बाई सी मालूम किया हुआ था, सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड। तो इस तरीके से लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय द न्यूक्लियस विल बी ई गामा प्लस ई न्यूक्लियस। ई गामा इज एच न्यू और ई न्यूक्लियस यही वाले फॉर्मूले से 1/2m h न्यू बाई सी होल स्क्वायर। हियर वी गो। हेंस लॉस ऑफ एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन विल बी इनसाइड द बॉक्स, जो हमारे 4th ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, a certain charge q is divided into 2 parts, q and small q and capital Q minus q. How should the charges q and q be divided so that small q and q minus q placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion? ऐसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। हम लोग जब आंसर कैलकुलेट कर लेंगे तो इसे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे हम लोग इसे देखें। तो here we go. सपोज कैपिटल Q को हमने 2 चार्जेस में स्प्लिट करे जो कि सेपरेटेड है कैपिटल L डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे। अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए डिफरेंशियल यूज़ करेंगे जो कि मैक्सिमम मिनिमा का सेंट्रल आइडिया होता है मैथ्स में। सो dF अपॉन dQ इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें फोर्स के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करनी होगी Q के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं।
F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो इस तरीके से ये हमारे पास F का एक्सप्रेशन आया। देन आफ्टरवर्ड्स वी स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग, और आफ्टर डिफरेंशिएशन हमें ये मिल रहा है। ऐसे करके डिफरेंशिएट कर किया, और करने के बाद हमने इसे 0 से इक्वेट कर दिया, जो कि मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है, और इस तरीके से हमने ऑब्टेन किया कैपिटल Q इज इक्वल टू 2Q, स्मॉल q इज कैपिटल Q बाई 2, हेंस सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में 5 एम्पियर का करंट है, जो कि नॉन लीनियर मैग्नीशियम वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये 0.04 मीटर स्क्वायर से पास कर रहा है। और क्या कि चीज गिवन है, एट एवरी पॉइंट ऑफ the direction of current density is at an angle of 60 degree. Okay. यानी कि करंट डेंसिटी दैट मीन्स J वेक्टर इज एट 60 डिग्री विद द यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स सेंट्रल वेक्टर अगर इस तरीके से एरिया वेक्टर है तो J वेक्टर 60 डिग्री पे है। इतनी बातों को ही ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। तब ऐसे समय में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at every point of the conductor is given magnesium of resistivity, that means rho is given। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया। I is equal to 5 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग पहले से ही जानते थे, J is equal to E by rho, ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू कैलकुलेट किया। साइमल्टेनियसली J is equal to I by A, so I is equal to J dot A। तो हमारे पास सिर्फ J गिवन नहीं था और पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सेकेंड डिस्कशन से J कैलकुलेट करके अगर हम लेफ्ट वाले डिस्कशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं। 5 इधर J इज अननोन, एरिया cos 60 डिग्री, J इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया इस J के जगह पे, एंड देन वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। एंड नाउ कमिंग टू 14th, कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ अ टाइप A, B and C हैविंग मासेस। ओके, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मासेस हैं। Ma इज लेस देन Mb, Mb इज लेस देन Mc, और तब ऐसे सिचुएशन में इन तीनों गैसेस के लिए RMS स्पीड्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। द रेशियो ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? RMS स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, RMS स्पीड इज इक्वल टू 3RT by capital M, where R is universal gas constant. From this formula we get to know that RMS speed is inversely proportional to root under M। तो इस हिसाब से MA is less than MB is less than MC। ये तो कुछ क्वेश्चन में गिवन है। फॉर्मूले का यूज करके हम लोग VA is greater than VB is greater than VC, और हमारे ऑप्शन से मैच करने वाला ऑप्शन है। फिर इससे फर्दर रेसिप्रोकल करते हैं तो मोर देन विल बी कन्वर्टिंग इनटू लेस देन। ये हमारा 14th का 4 ऑप्शन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच का 45 डिग्री पे। विंड इज स्लोली ब्लोइंग at 1 meter per second from north to south. The resultant displacement of the butterfly in 3 seconds is। Here we need to apply the concept of relative velocity। आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे relative velocity of butterfly with respect to wind चाहिए। That means VB minus VW, मतलब विंड की वेलोसिटी को रिवर्स करना होगा। सो हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया, और बटरफ्लाई की स्पीड तो पहले से है ही इधर। तो दैट मीन्स VW, नेगेटिव ऑफ VW एंड बटरफ्लाई की स्पीड, इन दोनों का ही रिजल्टेंट हमें मालूम करना है। तो हमने V बटरफ्लाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड के लिए हमने 4√2 cos 45 डिग्री हमने रिजॉल्व कर लिया। I कैप प्लस 4√2 sin 45 डिग्री J, इसे फिर हमने VB माइनस VW कर लिया। बाद में हम लोग VW का
वैल्यू भी पुट करने वाले हैं. 4i आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ these √2 and these √2 we obtain 4i plus 4j. फिर बाद में ये विंड वेलोसिटी ये जो नेगेटिव में है ये राइट हैंड साइड में आकर पॉजिटिव में आ जाएगा, बट इसे हमने -1j लेना है जो कि एडजस्ट किया जाएगा इस 4j से. आफ्टर एडजस्टमेंट 4i - 3j हमें मिलता है बटरफ्लाई की स्पीड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s इज इक्वल टू vt होगा, तो vb इज 4i - 3j और टाइम t इज 3 seconds. आफ्टर एडजस्टमेंट वी ऑब्टेन डिस्प्लेसमेंट इज 4i - 9j, लेकिन ये तो अभी वेक्टर फॉर्म में है, इनका मैग्नीट्यूड ही निकालने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये 12 √12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो √225 15 मीटर, हेंस फोर्थ ऑप्शन. So this way, my dear friends and students, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं हम लोग. The value of tension, या इस क्वेश्चन में गिवन है 2 values of tension in a thin metal wire, long thin metal wire, जिनमें गिवन है 2 values of tension और 2 values of length, उनके corresponding length. That means जब tension T1 है उस मेटालिक वायर की तब लेंथ L1 है, और जब T2 है then it became L2. In that case we need to find the actual length of the metal wire. वो हम लोग सपोज कर लेंगे, let it be small L0. These are the, और हम लोगों ने सपोज कर लिया L0 को, and already we know Young's modulus is equal to stress upon strain. So इसे जब rearrange करते हैं तो we obtain this kind of expression. FL by A is cross-sectional area of the wire and delta L is the change in length. Change in length मतलब original minus final. Then afterwards, so at T1 because the material is remaining same, तो यंग्स मॉडुलस भी दोनों सिचुएशन में सेम रहनी है. और अगर हम इस बात को यूज़ करें तो FL by A delta L T1 टेंशन पे ये एक्सप्रेशन ऐसा होगा और T2 टेंशन पे ऐसा होगा. और ऑफ कोर्स L1 minus L0 is change in length delta L in first situation, then in final situation L2 minus L0 is delta L. Then afterwards cancelling and rearrangement, फिर इस तरीके से rearrange किया और L0 की वैल्यू फिर हमें ऐसे मिल गई. This is first option in the. Then moving on to question number 17. ये क्वेश्चन है ज़ीनर डायोड से रिलेटेड. पहले आपको मैं ज़ीनर डायोड के बारे में छोटी सी बात बता दूं that ये हमारा ये पोर्शन ज़ीनर डायोड है और IZ is maximum current for ज़ीनर डायोड. बियॉन्ड इसके नहीं बढ़ सकता है. 100 वोल्ट है इनपुट DC वोल्टेज और 1000 ohms. और अगर हम यहाँ की बात करें तो 50 वोल्ट इज सैचुरेटेड वोल्टेज, दैट इज मैक्सिमम. तो यहाँ पे भी 50 वोल्ट होगी. इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 2000 ohms which is connected in parallel to Zener diode, और यहाँ पे हम लोग इसे लोड बोल रहे हैं, लोड रेसिस्टेंस. इस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस 2000 ओम रेसिस्टेंस है इनके पास, और ये सैचुरेटेड वोल्टेज ये वाली सैचुरेटेड वोल्टेज यहाँ पे भी आता रहेगा. तो हेंस हम लोग इस लोड के अक्रॉस करंट मालूम कर पाएंगे. और फिर इसी तरीके से अब ज़रा देखते हैं. तो इस लोड करंट हम लोग बोल लें तो बेटर होगा. लोड करंट इज I2000 ओवर हियर. ये लोड करंट है, ये लोड करंट हो गई बात. एंड लोड करंट प्लस Zener डायोड वाली करंट विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस Zener डायोड, इन दोनों का सम इज मेन करंट. और ये हम लोगों ने 25 मिली एम्पियर मालूम किया है. सो दिस इज 25 मिली एम्पियर. और यहाँ पे एंड टोटल ऑफ देयर शुड बी 100 वोल्ट. अगर हमारे पास इस पोर्शन में 50 वोल्ट है तो देन
यहाँ पे भी 50 वोल्ट रहनी चाहिए, तो हेंस मेन करंट कुड बी फाउंड। और जब मेन करंट जब फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है 50 मिली एम्पियर, बिकॉज आर एस के अक्रॉस तो 50 वोल्ट ही होगा। वाई? बिकॉज यहाँ this potential plus this potential should be equal to 100 volt। तो हमारे पास इस तरीके से we'll obtain 50 milli ampere और यहाँ पे 25 milli ampere, so hence IZ should be equal to 25 milli ampere only। So hence we should have correct option 1। And then question number 18 is related to EMI, electromagnetic induction। डायग्राम को देखते हैं। एक्चुअली हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज विथ डिस्टेंस। सो दीज आर टू डायग्राम्स। ये है डिस्टेंस एंड ये दिस वन इज actual diagram। Outwardly perpendicular magnetic field में this rod PQ is being slided from x is equal to 0, x is equal to 0 to x is equal to 2b via x is equal to b, and then after that again it has to return back this rod। तो ये देखना है हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। A is flux, B is power dissipated, C is EMF। A power dissipated, B flux। So again we need to refer this because as rod is being slided, जब rod ये वाली rod यहाँ पे थी PQ, तो यहाँ से X is equal to B तक आने के प्रोसेस में फ्लक्स इंक्रीजेस, बट फिर उसके बाद जैसे जैसे ये रॉड इधर की ओर आ रही है, अब तो नाउ बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ तक ही थी, अब आप कितने भी आगे बढ़ते जा रहे हो फ्लक्स इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो फ्लक्स इज कांस्टेंट अगेन वाइल रिटर्निंग बैक ऑल्सो, स्टिल अभी तक कांस्टेंट है। फिर उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स से स्टार्ट हुई और जैसे जैसे ये रॉड यहाँ तक आ रही है, ये flux decreases to 0। So hence this A is for flux। Let me mention temporarily flux। Then for induced EMF, let me try to recall you, E is minus d phi by dt। This formula or result has to be treated continuously। Initially जब रॉड यहाँ पे थी तो E is equal to minus d phi by dt नेगेटिव थी। नेगेटिव होने के वजह से ये यहाँ तक नेगेटिव है, फिर देन आफ्टर दैट इट बिकेम 0 बिकॉज फ्लक्स चेंज नहीं हो रही है, फ्लक्स is remaining constant, so induced EMF is disappeared from the Faraday's laws of electromagnetic induction। और फिर यहाँ तक वापस लौटते समय तक flux is remaining 0 only। That's why ये negative value because of this negative sign, ये negative। फिर as rod came here तो इसके बाद से ये 0 है, 0 is remaining same until while returning back यहाँ से फिर से अब flux is increasing, तो induced flux is now flux is decreasing from maximum value to 0। Since decreasing, तो this minus minus became positive, hence ये positive value है। So this way ये induced EMF है, induced EMF। अब again let us review options। ऑप्शन को रिव्यू करने पे हमें पता लगता है इस इतने से ही हमारा चेक हो गया, एंड हेंस ऑप्शन नंबर 3 बिकॉज फ्लक्स भी टैलिड है एंड इंड्यूस्ड EMF ऑल्सो टैलिड, तो अब बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हेंस ऑप्शन नंबर 3। एंड देन देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज एंट्रोपी इज टॉक्ड अबाउट। एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम ये क्वेश्चन में गिवन है, ऑल्दो ये इक्वेशन हमारे स्टडी में नहीं है, सब इट इज़ given like if the entropy of any system is this, where of course alpha and beta are constants, ln of mu k r, mu obviously number of moles, k is Boltzmann constant,
R is gas constant, J is mechanical equivalent of heat and beta is again constant only. तब जरा देखते हैं what do we have. Choose the incorrect option. Point to be noted, I would like to underline incorrect option. So let's see. So S is equal to Q by T. हम लोग सभी physical quantity का dimension निकालने की कोशिश करेंगे. Entropy is, I might have entropy is delta Q by, ये यहाँ पे भी degree of randomness. Entropy is related to disorderness of molecular motion of the system. Greater the randomness or disorderness, greater the entropy. ये concept होता है. So S is Q upon T. Then from the equation S is equal to alpha square beta. ये from the question it is given. So alpha square beta is joule per Kelvin. अगर हम PV is equal to nRT से अगर try करें तो this numerator part is joule T, that is temperature. So that's why joule per Kelvin is equal to nR. So R का dimension in terms of units joule per Kelvin. So hence S is equal to alpha square beta is equal to R और joule per Kelvin. बेसिकली हमारा मोटो है सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करना. तो इनडायरेक्टली हमारे ऑप्शन से मैच होंगे या मिसमैच होंगे. Then from the question, ये क्वेश्चन था, सेम एक्सप्रेशन को यहाँ पे हमने म्यू के आर अपॉन जे बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्यों लिया हुआ है? बिकॉज लॉग ऑफ एनी नंबर शुड बी डायमेंशनलेस, देन ओनली एस का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा. यही कंसेप्ट लेके हमने स्टार्ट किया ये वाला डिस्कशन यहाँ से, दिस पैराग्राफ पर्टिकुलर. तो म्यू के आर इज इक्वल टू जे बीटा स्क्वायर, फिर म्यू इज म्यू एंड जे इज कैंसल्ड एंड देन आर बाई एन ए, दिस इज के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बीटा स्क्वायर हेंस एंड एवोगाड्रो नंबर इज डायमेंशनलेस, सो बीटा स्क्वायर is r square, so r is equal to beta joule per Kelvin. In the meantime, alpha square beta is also joule per Kelvin. Hence alpha का डायमेंशन 1 है, k का डायमेंशन ये आ रहा है and k is beta upon n. So hence अब हम लोगों के लिए आसान हो गया ऑप्शन देखना and hence we can from all these discussions हम लोग आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा एंड के आर नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, जबकि ऑप्शन इज सेइंग फॉर सेम. सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. देन मूविंग ऑन टू last question for this video. This is a very interesting question. Believe me, this is some concept of dual and some concept from the chapter atom is utilized. The radiation corresponding to 3 to 2 transition, that means third orbit से second orbit पे electron jump हुई है in any hydrogen atom, falls on a gold surface to generate photoelectrons. यहाँ तक बात थी एटम की, और इसके बाद जैसे ही इसने फॉल करा गोल्ड सरफेस पे, तो यहाँ के बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कंसेप्ट यूटिलाइज होगा. So these electrons are passed through a magnetic field of 5 into 10 raised to minus 4 Tesla. So this is B. Let's check whether we have yes. यहाँ पे हमने B को मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे B को मेंशन किया हुआ है. And then these electrons are passed through a magnetic field. Assume that the radius of the largest circular path followed by these electrons is 7 millimeter. The work function of the metal is, तो 7 millimeter is radius. This is B. और अब हमें चाहिए work function phi naught. For this we'll be using photoelectric equation. These are the options. So since from the basic knowledge fixed energy of orbit number 1, 2, 3 are ये these 3 energies are always specified, जो कि हम लोग पहले basic theory से ही जानते हैं. Just I have given reminder from question third से ऐसे करके third to
सॉरी फ्रॉम द क्वेश्चन 3 to 2 में जंप हुई है। तो एनर्जी रिलीज्ड वुड बी, हम लोग यूं फाइंड कर लेते हैं, दैट इज पॉजिटिव ऑफ 1.89 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉजिटिव मींस रिलीज। नाउ कैलकुलेशन ऑफ के फ्रॉम रेडियस r is equal to mv upon qb, but p square is equal to energy into 2m, so energy is p square by 2m, लेकिन p is r qb भी हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज इस फॉर्मूले से यहाँ पे P आया और फिर इस P के जगह पे RQB हमने यहाँ से पुट कर दिया, और आफ्टर ऑल दीज कैलकुलेशंस हमें ये एनर्जी मिली थी 1.077 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर हम आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करें तो एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और हमें वर्क फंक्शन ही तो चाहिए था, एंड दिस इज एनर्जी work function is equal to energy incident minus maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy is this one, क्योंकि हमने यहाँ पे ही kinetic, this is maximum kinetic energy, and energy incident was 1.89 eV, तो ये subtract करके work function, so hence option number 4 is done। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे, और वो होगा हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस का। सो बाय फॉर नाउ, तब तक पढ़ाई करते रहें एंड प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।